आज की हमारी टॉपिक जो है वो अबाउट ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ड्रग्स हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हमारे साथ इनको हम कहते हैं स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी कहते हैं। इनको हम बेसिकली स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। ये हमारे साथ एक तो हमने देखा था कि एनसिड्स जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स थी, और एक ये है हमारे साथ जो कि स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। तो दीज आर बेसिकली हमारे साथ नेचुरल सोर्स भी हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर जो नेचुरली प्रोड्यूस होती है वो भी हम देखेंगे, और दूसरा हम जो सिंथेटिक लेबॉरेटरी में प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो स्टेरॉयडल ड्रग्स है वो भी हम देखेंगे। तो इनको हम बेसिकली ग्लूकोकार्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो नॉन एज अ ग्लूकोकार्टिकॉइड्स को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। These are also known as a corticosteroid। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम बोलते हैं क्योंकि नेचुरल सोर्स हमारे साथ इनकी जो है वो है एड्रिनल ग्लैंड्स। जो हमारे साथ एड्रिनल ग्लैंड्स है वहाँ से जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपकी रिलीज होते हैं वो इस वजह से इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। these medicines have या these hormones have many function in the body। इसको अगर हम देख ले so these medicines basically, मैं नेचुरल सोर्स भी बताऊंगा लेकिन अब these medicines एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट रखते हैं, इफेक्ट रखते हैं बॉडी के इन्फ्लामेशन पे। तो इन्फ्लामेट एंड दे आर आल्सो have an immune suppressive effect on the body, आपकी बॉडी पे इन ड्रग्स की, इन अद्वियात की जो इफ़ेक्ट्स होती हैं, जो असरात होते हैं, नंबर फर्स्ट तो ये है कि इनकी जो असर होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी, एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। दूसरा, आपकी इम्यून सिस्टम भी, जो आपकी कुव्वत मुदाफ़िया है, वो भी इस ड्रग्स से सप्रेस हो सकती है, वो भी इन ड्रग्स की इस्तेमाल से कम हो सकती है। इनकी इस वजह से कहते हैं कि दीज ड्रग्स आर आल्सो नॉन एज इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स, क्योंकि इनके अंदर इम्यून सप्रेसिव इफेक्ट भी ज़्यादा होती है। इन ड्रग्स को एक बार नेचुरली हम समझेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली ये जो प्रोड्यूस होते हैं वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। इन हार्मोन्स को देखेंगे, नेचुरली प्रोड्यूस होने वाले स्टेरॉयडल हार्मोन जो है, असल में आपकी जो किडनीज हैं, किडनी के ऊपर
आपकी किडनीज के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ योर किडनीज, इनके ऊपर एक ग्लैंड्स मौजूद होता है। असल में इस ग्लैंड्स का जो नाम है एड्रीनल ग्लैंड्स है। एड्रीनल ग्लैंड्स है। दिस इज योर किडनी। इनके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एड्रीनल ग्लैंड्स को। दिस इज बेसिकली योर एड्रीनल ग्लैंड्स। बॉडी के अंदर इनके मैनी फंक्शन होती है इन हार्मोन्स की, जो आपकी ग्लूकोकार्टिकॉइड्स स्टेरॉइड जो रिलीज़ होते हैं ना बॉडी के अंदर, जो नेचुरली सिंथेसाइज होती हैं। ये दिस एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर जो आपकी कैप्सूल मौजूद होती है, दिस इज बेसिकली एक बार एड्रीनल ग्लैंड्स। इसके ऊपर एक कैप्सूल मौजूद होती है, कैप्सूल्स, दिस कैप्सूल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और इसके नीचे वाला पोर्शन को हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। इस वाले रीजन को हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स, इनके 3 हिस्से हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आज। और अंदर वाला हिस्सा जो है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला, दिस इज अ एड्रीनल मेडुला। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एड्रीनल मेडुला से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। नंबर फर्स्ट, मैं एक छोटा सा फीस एड्रीनल कॉर्टेक्स का यहाँ ड्रा करूँगा, जो कि 3 पेजेस पर मुश्तमिल है, एक छोटा सा पीस। नंबर फर्स्ट, ये देख रहे हो, यहाँ से एड्रीनल कॉर्टेक्स में एक छोटा सा पीस उठाऊंगा ताकि आपको समझाऊं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के कौन से रीजन से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। नंबर फर्स्ट, तो आपको पता है कि इसके ऊपर कैप्सूल है। दिस इज अ कैप्सूल, ठीक है। ऊपर वाला जो आपका पोर्शन है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। इसके नीचे इस वाले पोर्शन को अब मैं नाम दूंगा जोना ग्लोमेरुलोसा। कौन सा रीजन है? कैप्सूल के नीचे जो आपकी जोना ग्लोमेरुलोसा वाली पोर्शन है एड्रीनल कॉर्टेक्स की, जो 3 हिस्से में आपको बता रहा हूँ, इससे जो रिलीज होने वाला हार्मोन्स हैं उसको हम बोलते हैं
एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स आपकी रिलीज होता है इससे, जिसके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन होती है, फ्लूइड को मेंटेन रखना आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, जैसे हाइपोटेंशन के दौरान एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। और दूसरा जो हिस्सा है, पार्ट है, कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले रीजन को हम नाम देते हैं जोना फेसिकुलेरस। कौन सा वाला रीजन? जोना फेसिकुलेरस, ठीक है। इससे जो रिलीज होता है इस वाले हिस्से से, आपकी जोना फेसिकुलेरस से जो सेकंड पार्ट है आपकी एड्रिनल कॉर्टेक्स की, इस वाले रीजन से जो रिलीज होता है वो बेसिकली आपकी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होती हैं, जिसको आप हाइड्रोकार्टिसोन भी कहते हैं, जो कि एक्टिव फॉर्म है हाइड्रोकार्टिसोन हार्मोन, ठीक है। और ये जो हाइड्रोकार्टिसोन है ये मोस्टली 95% पोटेंट होती है एज कंपेयर टू कार्टिसोन की। यहां से कार्टिसोल, जिसको हम हाइड्रोकार्टिसोन बोलते हैं, नंबर फर्स्ट, एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कॉर्टिसोन कहेंगे, जो कि मोस्टली 1% पोटेंट हैं, और ये है नॉन एक्टिव, जिसको आप कॉर्टिसोन जो है आपकी इनएक्टिव है और 1% पोटेंट है। हाइड्रोकार्टिसोन 95% पोटेंट और ताकतवर और कवि हार्मोन है जो अपनी एक्शन शो कर सकती है, ठीक है। जोना फेसिकुलेरस से या जोना फेसिकुलेरसा से दो तरह की हार्मोन रिलीज होती है, एक कॉर्टिसोल, दूसरा कार्टिसोन। कार्टिसोन बेसिकली इनएक्टिव हार्मोन्स होती है, ठीक है। कौन सी हार्मोन्स होती है? इनएक्टिव। किस रीजन से रिलीज होता है? जोना फेसिकुलेरस से। और यहाँ से जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एल्डोस्टेरोन। अब जो लास्ट वाला पोर्शन है, जोना रेटिकुलेरस वाले हिस्से से, जोना रेटिकुलेरस वाले हिस्से से जो हार्मोन रिलीज होता है वो असल में हमारे साथ जो हार्मोन रिलीज होता है वो है बेसिकली मेल एंड्रोजन्स हार्मोन्स होती है।
दिस इज योर एंड्रोजन हार्मोन। मेल एंड्रोजन्स हार्मोन्स। ये हमारे साथ जो नेचुरली सोर्स है, नेचुरली सोर्स ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स की नेचुरल सोर्स हैं आपकी कार्टिकोस्टेरॉइड्स की। नेचुरल सोर्स आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो हमने 3 हिस्से उसकी देखी। 3 हिस्से में उसका ज़ोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और ज़ोना फेसिकुलरिस से कॉर्टिसोल, जिसको हम हाइड्रोकार्टिसोन भी बोलते हैं, और दूसरा हार्मोन कार्टिसोन रिलीज होता है जो लेस पोटेंट है। ठीक है, और इसमें हमारे साथ जो थर्ड है ज़ोना रेटिकुलरस से, किससे? ज़ोना रेटिकुलरस से एंड्रोजन्स हार्मोन्स रिलीज होती है। और ये एड्रिनल मेडुला से आपकी मोस्टली इससे जो रिलीज होता है हार्मोन्स, इपिनेफ्रिन, जिसको आप एड्रिनालिन्स भी बोलते हो, एड्रिनालिन, और दूसरा है नॉर इपिनेफ्रिन। इसको आप नॉर एड्रिनालिन भी बोलते हो, नॉर इपिनेफ्रिन को, नॉर एड्रिनालिन। दिस ये नेचुरल सोर्स है आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी स्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, इनका फंक्शन, नेचुरल फंक्शन जो है, इनकी जो मैमल टिश्यूज़ में इसकी फंक्शन है, इनकी जो फंक्शन है। और एक और जो है मैं आपको ये बता दूं, वो खैर फंक्शन के बाद में बताऊंगा। फंक्शन जो हैं इट रेगुलेट्स many essential function in mammalian body such as सेल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती हैं। सेल मेटाबॉलिज्म पे भी इसकी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, दूसरा ग्रोथ पे भी इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ में, और इसकी जो मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होती है, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म पे भी आपकी लिपिड मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है, लीवर में लिपिड मेटाबॉलिज्म पे, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये हार्मोन्स लीवर पे क्या इफ़ेक्ट करते हैं, इसका लीवर पे क्या इफ़ेक्ट है, और लीवर के से ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजेनोलाइसिस कैसी करती है और ग्लूकोन्यूजेनेसिस
की अमल कैसी करती है, ठीक है। और ये तो इनकी, और एक और इनकी जो बड़ा फंक्शन है एज अ आपकी बॉडी के अंदर खुद एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी इसके इफेक्ट होते हैं ना, एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी जो इफ़ेक्ट है ना, नेचुरली इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट है। आप ये भी कह सकते हैं कि मेजर एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट है, और इम्यून सप्रेसिव इफ़ेक्ट भी है, इम्यून सप्रेसिव इफ़ेक्ट भी है इसकी बॉडी पे। इट मीन्स कि इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है बॉडी के अंदर, रेगुलेट करते हैं मैनी फंक्शन। लेकिन हमारे साथ हम जो देखते हैं और हमारी जो फोकस है वो बेसिकली एज एंटी इन्फ्लामेटरी हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इम्यून सिस्टम को, अपनी इम्यून को कैसे सप्रेस करते हैं इन ड्रग्स के। एक और बता दूं आपको बात, इनके अंदर ये जो आपकी कॉर्टिसोल है और कार्टिसोन है, इनको बेसिकली हम बोलते हैं नेचुरल ग्लूकोकार्टिकॉइड्स बोलते हैं। जो हमारे साथ नेचुरल या नेचुरली प्रोड्यूस्ड होने वाले ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स हैं, उसको हम बोलते हैं कार्टिसोल, जो कि मैंने यहाँ पे आपको ड्रा की, कार्टिसोल हार्मोन्स। और आपकी जो है जिसको हम हाइड्रोकार्टिसोन भी बोलते हैं, कार्टिसोल को हाइड्रोकार्टिसोन हाइड्रोकार्टिसोन हार्मोन। दिस दूसरा जो है जो ग्लूकोकार्टिकॉइड से हमारे साथ, दिस इज बेसिकली नॉन एज अ कार्टिसोन। ये हमारे साथ कार्टिसोन है जो मोस्टली 1% पोटेंट होता है, ठीक है। वो मैंने बताया आपको 95% पोटेंट होती है। दूसरा हमारे साथ जो ये ज़ोना ग्लोमेरुलोसा से जो रिलीज होने वाला हार्मोन है, उसको हम बोलते हैं मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। मिनरेलोकार्टिकॉइड्स हमारे साथ क्या है? मिनरेलोकार्टिकॉइड्स की एग्जांपल हमारे साथ, दिस इज बेसिकली एल्डोस्टेरोन। इसकी एग्जांपल हमारे साथ एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स है आपकी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। मिनरेलोकार्टिकॉइड्स की एग्जांपल हमारे पास एल्डोस्टेरोन है, और ग्लूकोकार्टिकॉइड्स की जो नेचुरली प्रोड्यूस होने वाले ग्लूकोकार्टिकॉइड है, स्टेरॉयडल है। हम इन ग्लूकोकार्टिकॉइड के स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ नेचुरल सोर्सेज हैं। हमारे साथ नेचुरल सोर्स क्या है? और ये जो आपकी हार्मोन्स हैं, ये एक और भी इनका फंक्शन ये है कि दे रेगुलेट्स इन द स्ट्रेस के दौरान। इस वजह से इसको स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं आपकी कॉर्टिसोल को। स्ट्रेस के दौरान भी ये कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये बॉडी के अंदर कई इस तरह और भी फंक्शन बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस तरह आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर जब गिर जाता है तो इस सिस्टम से ही आपकी ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और दूसरा, जब आपकी ग्लूकोज लेवल गिर जाती है तो यहाँ से ही ये हार्मोन्स आपके एड्रीनल ग्लैंड से ही रिलीज होकर ग्लूकोज की जो है लीवर से ग्लाइकोजिनोलाइसिस या तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करती है, या दूसरा ग्लूकोन्यूजेनेसिस करती है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा। ये एक नेचुरल सोर्स है। अब मैं आपको इसका जो सिंथेटिक सोर्स है, सिंथेटिक जो इसके ड्रग्स हैं, हमारे पूरे टॉपिक का जो पूरा का पूरा फोकस है
वो हमारे साथ है सिंथेटिक सोर्स जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हम इस्तेमाल करते हैं हमारे साथ, जिसको हम लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बोलते हैं। अब इधर आके सिंथेटिक सोर्स जो हमारे साथ हैं, इनकी सिंथेटिक सोर्स से जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स के ड्रग्स हम बनाते हैं, लेबोरेटरी प्रिपेयर हार्मोन्स हम बनाते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो हमारे साथ ड्रग्स हैं लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, या मेन मेड हार्मोन्स जिसको आप कहते हो, इनको हम बेसिकली बोलते हैं कि ये जो हमारे साथ हार्मोन्स हैं और ये जो ड्रग्स फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, इनको ड्रग्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। दीज आर बेसिकली आल्सो नॉन एज अ लाइफ सेविंग ड्रग्स। इनको हम लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बोलते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेबोरेटरी प्रिपेयर जो हमारे साथ ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है, हमारे साथ जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है, मोस्टली इनकी 3 कैटेगरीज हैं, जिसको हम नंबर फर्स्ट को हम नाम देते हैं शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ड्रग्स। इसका एग्जाम्पल हमारे साथ जो हैं वो बेसिकली हैं, नंबर फर्स्ट हाइड्रोकार्टिसोन, और दूसरा हमारे साथ इसकी जो एग्जाम्पल है वो है बेसिकली कार्टिसोन। ये जो आपकी ब्रांड नेम से जो आते हैं, सोलोकार्टिव वगैरह, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, मेजर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, इन्फ्लामेशंस में या कोई इम्यून रिएक्शंस में या कोई इस तरह बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में ये ड्रग्स, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स लगाए जाते हैं। या कोई ड्रग्स की रिएक्शन की वजह रिएक्शन कर ले कुछ ड्रग्स, उनकी रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए ये हमारे साथ हाइड्रोकार्टिसोन और कार्टिसोन और हमारे साथ जो दूसरे मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ सेविंग ड्रग्स या ग्लूकोकार्टिकॉइड्स लगाते हैं। इनकी जो मोस्टली जो इनकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ हैं, इनकी इन शॉर्ट एक्टिंग की जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ हैं, हाफ लाइफ जो है, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जो है इन ड्रग्स की, वो असल में है हमारे साथ 8 से 12 आवर्स होती है जी। दिस 8 to 12 आवर्स, ये बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इनकी इतनी होती है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ जो इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है, कार्टिकॉइड्स। इंटरमीडिएट ग्लूकोकार्टिकॉइड जो हमारे साथ है वो हम देखेंगे, इसमें हमारे साथ इनका जो एग्जाम्पल है
इनका जो एग्जाम्पल है हमारे साथ, प्रीडनिसोलोन है, मिथाइल प्रीडनिसोलोन है, ठीक है, प्रीडनिसोन है, प्रीडनिसोन है, मिथाइल प्रीडनिसोलोन है और आपकी प्रीडनिसोलोन है, ठीक है। ये हमारे साथ मोस्टली जो ड्रग्स हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हैं। इनकी जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होती है, इन ड्रग्स की बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जो है, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट देखा गया है 12 to 36 आवर्स तक। आवर्स तक इनकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होती है। और तीसरा हमारे साथ जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ड्रग्स हैं वो है लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ड्रग्स है, लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है। इस वाली कैटेगरीज में जो हमारे साथ ड्रग्स आते हैं वो बेसिकली जो नंबर फर्स्ट है वो है आपकी डेक्सामेथासोन, और दूसरा है बीटामिथासोन। बीटामिथासोन जो आपकी मोस्ट ऑफ ये डेक्सामेथासोन जो डेकाड्रॉन के नाम से आते हैं या डेक्सा के नाम से आते हैं, जो इसकी ब्रांड नेम है डेकाड्रॉन, दिस, और बीटामिथासोन, इनकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जो है वो है हमारे साथ 36 to 56 आवर है ऑलमोस्ट, इस तरह। ये इनकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है। कौन सा हाफ लाइफ है? बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है। शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो कि स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, हाइड्रोकार्टिसोन, कार्टिसोन, और दूसरा आपका जो है इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ड्रग्स, प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, प्रेडनिसोन है, और तीसरा हमारे साथ लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकार्टिकॉइड्स वो है डेक्सामेथासोन है और बीटामिथासोन। ये दीज ड्रग्स आर बेसिकली सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड ड्रग्स।
ये लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं ये ड्रग्स। फिर हम लगाते हैं कहीं कंडीशन में, जो कि अभी मैं आपको फार्माकोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा इस ड्रग्स की। अब इस ड्रग्स की जो फार्माकोलॉजी है वो मैं आपको बताऊंगा और इनकी इफ़ेक्ट बताऊंगा और इनकी असर बताऊंगा कि ये किस तरह बॉडी के अंदर असर करते हैं, ठीक है। और मूड ऑफ एक्शन बताऊंगा। मैं इस वाले रीजन को मिटाऊंगा, ठीक है, दिस वाले रीजन को। अब इस ड्रग्स की जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मैं आपको फार्माकोकाइनेटिक्स बताऊंगा। फार्माकोकाइनेटिक्स बताऊंगा। फार्माकोलॉजी में हम किसी भी ड्रग्स की फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फार्माकोकाइनेटिक देखते हैं, फिर फार्माकोडायनेमिक्स देखते हैं। इसमें हमारे साथ जो ये ड्रग्स हैं, नंबर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं नंबर फर्स्ट। दूसरा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे। और चौथा है इसकी एक्सक्रीशन देखेंगे, एक्सक्रीशन। अब आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। इस ड्रग्स को हम जो हमारे साथ इसके जो डोजेज फॉर्म मिलते हैं बाज़ार में या मेडिकलों में, वो हमारे साथ जो डोजेज फॉर्म है इसकी, वो टैबलेट फॉर्म में भी हमारे साथ मिलते हैं और कैप्सूल में भी, आपकी इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलते हैं। तो आपकी इवन क्रीम और वगैरह आपके ऑइंटमेंट में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है इसकी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी ओरल। दूसरा इसकी जो है हमारे साथ आईवी और आईएम भी इसको इस्तेमाल किए जाते हैं, आईवी आईएम रूट्स। और है टॉपिकल रूट जो स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। क्रीम में भी ये ड्रग्स क्रीम की फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। ये क्रीम्स और वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो इन्फ्लामेशन के लिए हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे साथ इनकी एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखना, क्योंकि ये आपकी 90 to 95%, ये जो आपकी हार्मोनल ड्रग्स है ना, ये 90 to 95% बाइंड करती हैं आपकी किसके साथ, अपनी कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जो कि ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन है, या एल्बुमिन के साथ बाइंड करके ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड प्लाज्मा में सर्कुलेट करते हैं पूरे बॉडी के अंदर। जो कुछ बगैर अनबाउंडेड जो ड्रग्स हैं, जो अनबाउंडेड कुछ रह गए हैं, 90 to 95% तो बाइंड करते हैं, फिर ब्लड आपकी ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, जो कि मैं फिर आपको बताऊंगा किस तरह सर्कुलेट करते हैं और कौन सी प्रोटीन्स,
की वजह से ये बाइंड करती है। ग्लोब्यूलिन या अल्ब्यूमिन अनबाउंड ड्रग्स हैं। फ्री फॉर्म जो ड्रग्स हैं, फ्री फॉर्म जो कि अनबाउंड हैं, can enter to the cell by simple diffusion and show its actions। ओनली जो फ्री फॉर्म है हमारे साथ, ठीक है, वो सेल के अंदर जाकर सिंपल डिफ्यूजन के जरिए सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर जाकर अपनी एक्शन शो करती है। ठीक है, अब मेटाबोलाइज कहाँ से होती हैं? मेटाबॉलिज्म इन द लीवर से। ठीक है, एक्सक्रीशन जो है इसकी थ्रू यूरिन से ही एक्सक्रीट आउट होती है। दिए हमारे साथ अब हम इनकी फार्माकोडायनेमिक्स देखेंगे। फार्माकोडायनेमिक में हम देखेंगे कि इसकी जो मोड ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन से पहले मैं आपको ये समझाऊं कि सेलुलर लेवल पे अगर हम देख ले एक बार कि ये आपकी बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कैसे पैदा होती है, तब ये मोड ऑफ एक्शन आपको समझ आ जाएगी। अगर देखा जाए पैथोलॉजिकल कंडीशन में जब आपकी सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है या कट या इंजरी से या कोई बैक्टीरियल अटैक हो, ठीक है, बैक्टीरियल अटैक हो, पैथोजेनिक सब्सटेंस हो, कोई थर्मल ठीक है, इस तरह के और भी आपकी ETC आपकी जब अटैक होती है आपकी बॉडी के सेल मेम्ब्रेन पे, तो आपकी सेल मेम्ब्रेन पे जब अटैक होती है या आपकी सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होने लगता है किसी थर्मल इंजरी से या आपकी कट से या कोई आपकी बैक्टीरियल या पैथोजेनिक सब्सटेंस की अटैक से, तो यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर एक फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम्स मौजूद होते हैं। जो आपकी फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद हैं। इसको हम नाम देते हैं फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम। जब भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपकी स्किन डिस्टर्ब होने लग जाता है किसी इंजरी से, किसी बीमारी से या कोई कट से, तो यहाँ से ये एंजाइम्स आपकी जो ये फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, इससे एक आर्किडोनिक एसिड बनाने लग जाता है। ये आर्किडोनिक एसिड जो आपकी फैटी एसिड है, दिस एरिकीडोनिक एसिड
की सिक्रीशन बढ़ा देता है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन से आर्किडोनिक एसिड रिलीज होने लग जाता है, जो कि 20 कार्बन्स कंपाउंड हैं, ठीक है। अब ये आर्किडोनिक एसिड पे फर्दर आपकी बॉडी के अंदर एक और एंजाइम्स इस पे काम शुरू कर देता है, बल्कि दो तरह के एंजाइम्स हैं। एक को हम नाम देंगे साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम और दूसरे को कॉक्स लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम, कॉक्स एंड लॉक्स। इधर देख लें, जब भी बॉडी के अंदर ये आर्किडोनिक एसिड आपकी फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन से फास्फोलाइपेज E2 बनाने लग जाता है, ये एंजाइम्स आर्किडोनिक एसिड पे एक एंजाइम्स जिसको मैं नाम दूंगा साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स, इस आर्किडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किस में? प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। किस में? प्रोस्टा, जो कि केमिकल मेडिएटर्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन में। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के और भी कई टाइप्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन ई, प्रोस्टाग्लैंडिन पीजी, इस तरह के जितने भी केमिकल मेडिएटर्स हैं वो रिलीज होना शुरू कर देता है साइक्लोऑक्सीजनेज आर्किडोनिक एसिड से। दूसरा है थ्रोम्बोक्सिन, है आपकी थ्रोम्बोक्सिन बनाने लग जाता है, थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। और ये PGE2, PGI2, इस तरह के कई इसके। तो यहाँ पे हमारे साथ बेसिकली दो तरह की एंजाइम्स मौजूद हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज है, बल्कि तीन किस्म की, COX-1 है, COX-2 है, जो कि पिछले वीडियो में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, COX-1 और COX-3, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर ये साइक्लोऑक्सीजनेज इस आर्किडोनिक एसिड की पाथवे पे अपना काम शुरू कर दे तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जैसी केमिकल मेडिएटर्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, जिससे आपकी बॉडी के अंदर इनसे क्या होती है? इन्फ्लामेशन, क्योंकि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर है ना प्रोस्टाग्लैंडिन, इन्फ्लामेशन, पेन इंक्रीज होने लग जाता है, और आपकी फीवर, ठीक है, फीवर, ये जो आपकी इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर, ये जो केमिकल मेडिएटर्स है आपके प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, और ये उसके फर्दर वो दूसरे टाइप से। अगर ये लाइपोऑक्सीजनेज एक्टिव हो जाए, इस आर्किडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर दे, तो ये कन्वर्ट कर देता है किस में? आपके ल्यूकोट्राइन्स में, ल्यूकोट्राइन्स में, ठीक है, जो मुख्तलिफ से ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट करके जो है फिर आपकी जो आपकी लंग्स है ना, वहाँ पे इनकी ये इफ़ेक्ट होती है, जहाँ से आपकी ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रक्शंस और इस्तेमा जैसी कंडीशन क्रिएट करती है आपके ल्यूकोट्राइन्स से। ये आपकी जो लंग्स की नालियाँ हैं छोटे छोटे, उनको तंग करने लग जाता है, ठीक है। ल्यूकोट्राइन्स, ये केमिकल मेडिएटर वहाँ पर सिस्टमैटिक कंडीशन क्रिएट करती है, दिस, ये आपकी दिस, ठीक है। अब अगर देखो एक बार फिर आर्किडोनिक के आपकी जो आर्किडोनिक फास्फोलाइपेज E2 इंजरी के दौरान जब आपकी सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो गई तो फास्फोलाइपेज E2 एंजाइम एक्टिव हुआ, उसने आर्किडोनिक एसिड रिलीज करना शुरू की। आर्किडोनिक एसिड पे साइक्लोऑक्सीजनेज कॉक्स एंजाइम्स जब काम करना शुरू कर देता है तो आर्किडोनिक एसिड से क्या बनाने लग जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, इस तरह के केमिकल मेडिएटर्स। इन केमिकल मेडिएटर से आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन, फीवर और पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे एक्टिव हो जाए तो वो ल्यूकोट्राइन्स रिलीज करना शुरू कर देता है, जो कि आपकी ये भी ल्यूकोट्राइन्स केमिकल मेडिएटर से जो बॉडी के अंदर आपकी ज़्यादातर लंग्स के अंदर एल्वियोलाइज और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं, जिसे ब्रोंकोस्पज्म जैसी अलामात और इस्थमा जैसी अलामात होती है। अब दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं, जब आपकी बॉडी के अंदर, यहाँ आपको मैं बता दूं, ये जब बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन आती है और ये आपकी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से कैसे आपकी केमिकल मेडिएटर्स
बनने लगता है। अब देख ले इधर में एक और आपकी ये यहाँ से फिर आपको मोड ऑफ एक्शन भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये सेल है आपकी, और हाँ, ये यहाँ पे ये बता दो, जब भी दिस इज़ बेसिकली हम इसको नाम देंगे न्यूक्लियस, सेल है और आउटर सेल मेम्ब्रेन वगैरह में, ये यहाँ से न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस के अंदर जाहिर सी बात है आपकी डीएनए है, डीएनए। अब देख ले जो साइटोप्लाज्म की जो एरिया है, जिस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसको यूँ समझाऊँ आपको, और ये आपकी न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो हाईली सेंसिटिव है, वो NF-κB हम उसको बोलते हैं, NF-κB। इसकी जो फुल फॉर्म में आपको बता दूं, ये न्यूक्लियर फैक्टर कापा लाइट चेन इन्हांसर ऑफ एक्टिवेटेड बीटा सेल्स, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मौजूद होता है जो कि आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, ये देखना याद रखना, ये हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। किससे? आपकी जो केमिकल मेडिएटर्स हैं, जैसा आपकी जो है इंटरफेरोन है, और आपकी जो दूसरे प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो आपकी केमिकल मेडिएटर्स हैं, या एंटीजेनिक कोई सब्सटेंस जब अंदर आ जाता है, तो कोई पैथोजेनिक सब्सटेंस जब अंदर आ जाता है, पैथोजेनिक सब्सटेंस एंटीजन हो या लाइपोपॉलीसेकेराइड्स हो आपकी बैक्टीरियाज की, ये करता क्या है, ये सेंस कर देता है, आपकी हाईली सेंसिटिव है ये न्यूक्लियर फैक्टर। जैसा ही आपकी ये चीज़ें इंटरफेरोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये जैसे ही आपकी सेल के अंदर इंटर होना शुरू करे, तो ये न्यूक्लियर फैक्टर कापा भी एक्टिव हो जाता है। अब ये न्यूक्लियर फैक्टर कापा जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये डायरेक्ट आकर आपकी जो ये जो डीएनए है, इस पे अपनी जो एक्सप्रेशन करती है, आपकी एक्टिवेट कर देता है, ये आपकी जीन एक्सप्रेशन पे, ठीक है। जब जैसा ही इन्होंने ये न्यूक्लियर फैक्टर कापा ने इनको डिटेक्ट की, सेंस की, तो ये जो न्यूक्लियर फैक्टर कापा भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये डायरेक्ट आकर डीएनए पे जो आपकी जीन ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए, ये अब जीन ट्रांसक्रिप्शन से आपकी देखो, ये जो आपकी मैसेंजर आरएनए है, उसको मैसेज कोड दे देता है मैसेंजर आरएनए को, जो कि कोड इन्होंने लिया हुआ है कहाँ से, अपने जीन ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए इन्होंने कोड लिए हैं, मैसेंजर आरएनए के ज़रिए भेज रहा है, किसको दे रहा है, आपकी जो राइबोसोम्स है,
इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइबोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से आपके राइबोसोम्स, ये जो आपकी मैसेंजर आरएनए ने जो कोड इनकोड की है और लाया राइबोसोम्स को, राइबोसोम्स अब इसके अगेंस्ट जो कोड इसने लाया है वो बनाना शुरू कर देता है, वो केमिकल मेडिएटर, जिसमें आपके साथ साइटोकाइन्स केमिकल मेडिएटर्स है और केमोकाइन्स बनाना शुरू कर देता है। इधर देख लो, अब ये केमोकाइन्स साइटोकाइन्स जब आपकी राइबोसोम्स बनाने लग जाता है तो ये फर्दर ये आपकी जो केमिकल मेडिएटर्स है ये जाकर आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपकी इम्यून सिस्टम है उनको एक्टिवेट कर देता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है। और जब ये एक्टिवेट हो जाता है आपकी इन्फ्लामेटरी, जितने भी इन्फ्लामेटरी सेल्स है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज़ करने वाले सेल्स है, वो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को रिलीज़ करना शुरू करते हैं। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो सेल्स है उनसे बॉडी के अंदर जितने भी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है उनको रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जिससे आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशंस, जितने भी आपकी कार्डिनल साइंस है, बल्कि जो कार्डिनल साइन है वो इंक्रीज़ होना शुरू कर देता है, जिसमें आपके साथ रेडनेस है, हीट है, पेन है, इन्फ्लामेशन है, लॉस ऑफ पंक्शियो है, वो कार्डिनल साइन आपकी इंक्रीज़ होने लग जाता है इन केमिकल से। अब हमारे साथ जो आपकी ये मूड अफेक्शन है, इसको समझने के लिए ये पूरा का पूरा पाथवे मैंने आपके लिए ड्रॉ की। अब हमारे साथ सबसे पहले जब हम इंजेक्ट करते हैं या अपनी जो ग्लूकोकार्टिकॉइड ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी ड्रग्स हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड जो आपकी ड्रग्स हैं, ये आपकी जब आपकी बॉडी के अंदर ये अपनी एक कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है, जिसको मैं नाम दूंगा ट्रांसकोर्टिन। ये एक कैरियर प्रोटीन्स है। जब हम ये ड्रग्स देंगे पेशेंट को तो ये खून के अंदर ये जाकर अपनी जो प्रोटीन्स हैं उसकी ट्रांसकोर्टिन के साथ बाइंड करके अब 90 to 95% जो आपकी प्लाज्मा में ट्रेवल करती है वो बाउंडेड ड्रग्स होती है। लेकिन ये आपको बता दूं, इस प्रोटीन्स को हम CBG प्रोटीन्स भी बोलते हैं। CBG कार्टिकोस्टेरॉइड, इधर लिख रहा हूं CBG कार्टिकोस्टेरॉइड ग्लोब्यूलिन कार्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, ये इस ग्लोब्यूलिन के साथ बाइंड करके ये बाउंडेड हो जाते हैं, फिर ये आपके पूरा ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करती है। ठीक है, अब इनमें हमारे साथ जो अनबाउंड है, जो बहुत कम ही उसमें है, आपकी जो तकरीबन 3 to 5% जो अनबाउंडेड फ्री फॉर्म एक्टिव ड्रग्स हैं, फ्री फॉर्म एक्टिव्स आपकी जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हैं, वो आपकी सेल के अंदर सिंपल डिफ्यूजन के तहत सेल के अंदर आकर सेल के अंदर इंटर होकर, जब सेल के अंदर
एंट्री हो जाती हैं सिंपल डिफ्यूजन के तहत। यहाँ पे इसके लिए एक प्रोटीन्स मौजूद होता है जो कि न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन है, न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, जो रिसेप्टर है जिसको मैं नाम दूंगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर। ये कौन सा रिसेप्टर? यस डियर, कौन सा रिसेप्टर? कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो रिसेप्टर मौजूद हैं आपकी न्यूक्लियर रिसेप्टर भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये आपकी साइटोप्लाज्म में रहता है, ठीक है। और ये इसके साथ आपकी जो ड्रग्स हैं जो ग्लूकोकार्टिकॉइड से वो आकर बाइंड कर जाता है और सेल के अंदर इसकी एंट्री हो जाती है, न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी, ये जब न्यूक्लियस के अंदर ये आपकी ग्लूकोकार्टिकॉइड्स पहुंचता है, ये स्टेरॉइड हार्मोन पहुंचती हैं। अब ये क्या करेगी, आपकी जो डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर एक रिस्पॉन्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट्स मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स रिस्पॉन्स एलिमेंट्स हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये आपकी जो ड्रग्स हैं ये इसके साथ बाइंड करके इधर आकर डीएनए पे, जब डीएनए पे आकर, ये देख रहे हो, अब डीएनए से एक इसी तरह जीन ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए जीन ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए ये क्या बनाने लग जाता है, एक दूसरा प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स रिलीज करना जिसको हम नाम देते हैं लाइपोकार्टिन प्रोटीन्स। ये लाइपोकार्टिन्स बनाना जिसको हम एनिरेक्सिन भी बोलते हैं, एनिरेक्सिन A1 दिस, ठीक है। ये एनिरेक्सिन को हम लाइपोकार्टिन प्रोटीन्स भी बोलते हैं, दिस। ये एक आप इसको ऐसा समझे जैसे कि आप अब इस प्रोटीन और एनिरेक्सिन्स जाकर आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी फास्फोलाइपेज एंजाइम से उसकी मुंह ब्लॉक करेगी, ठीक है। अब इसकी जो जब आपकी मूड अफेक्शन, इधर देख ले, मूड अफेक्शन इसका इस तरह है। सबसे पहले जो मूड अफेक्शन है, it blocks the phospholipase A2 enzymes नंबर फर्स्ट। इधर देखो फास्फोलाइपेज A2, ये जो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइडल ड्रग्स है, ये क्या करता है, आपके इस एंजाइम्स फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम्स की मुंह को बंद कर देता है, नंबर फर्स्ट। जब ये एंजाइम्स की मुंह बंद हो जाएगी, ये एंजाइम्स को ब्लॉक करेगा। इस एंजाइम्स की ब्लॉक होने से फास्फोलाइपेज A2, जब आपने एंजाइम्स को ब्लॉक की तो क्या आर्किडोनिक एसिड बनेगी? नहीं। आर्किडोनिक एसिड से आपकी साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे स्टार्ट होगी? नहीं। आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगी? नहीं। आपकी थ्रोम्बोक्सिन बनेगी? नहीं। आपकी इन्फ्लामेशन कंट्रोल में रहेगी? यस। तो इन्फ्लामेशन आपकी कम होता जाएगी। दूसरी बात, लाइपोऑक्सीजनेस एंजाइम्स,
जो कि लॉक्स पाथवे में एक्टिव हो रही थी, अब अगर आप फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम्स को ब्लॉक करोगे, इसको बंद करोगे, इस फॉस्फोलाइपेज A2 को किस ड्रग से, आपने जो आपकी ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जब ब्लॉक करोगे तो आपकी लॉक्स पाथवे नहीं बनेगी। लॉक्स पाथवे जब नहीं बनेगी तो आपकी ल्यूकोट्रांस नहीं बनेगी। जब ल्यूकोट्रांस नहीं बनेंगे तो आपके लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके। दूसरा इसका मोड ऑफ एक्शन ये है, कहता ये है कि ये जो लाइपोकार्टिन है और एनेरेक्सिन है, ये लाइपो जो इस एंजाइम्स का मुंह ब्लॉक करने वाला है, दिस इज बेसिकली लाइपोकार्टिन एंड एनेरेक्सिन। ये लाइपोप्रोटीन ही इस एंजाइम्स को, फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को ब्लॉक करेगा। ये जो मैं कह रहा हूं कि इस एंजाइम्स को ग्लूकोकार्टिकॉइड से ब्लॉक करेंगे, वो असल में लाइपोकार्टिन ही इसको एंजाइम्स को ब्लॉक करेगा। जब ये लाइपोकार्टिन इस एंजाइम्स को ब्लॉक करेगा, नंबर फर्स्ट। दूसरा, जो आप ड्रग्स यूज कर रहे हो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, उनका एक्शन न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी पे है। ये दूसरा एक्शन, इस न्यूक्लियर, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, इसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो ये अपनी मैसेज डीएनए तक नहीं ला सकता। डीएनए से आपकी जो जीन ट्रांसक्रिप्शन के जरिए आपकी साइटोकाइन्स और केमोकाइन्स बंद हो जाते हैं। जब साइटोकाइन्स और केमोकाइन्स बंद हो जाते हैं इस ग्लूकोकार्टिकॉइड से, तो आपकी इन्फ्लामेशन, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। ये मोड ऑफ एक्शन है। इट ब्लॉक्स द फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम्स, नंबर फर्स्ट। सेकंड, it blocks the NF-κB, function of NF-κB आपकी NF-κB कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये जब ये ब्लॉक हो जाते हैं आपके बॉडी के अंदर, तो आपकी मेनी इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है, कम हो जाते हैं। ये हमारे साथ मूड ऑफ एक्शन था इसका, आपकी जो आपकी ग्लूकोकार्टिकॉइड ड्रग्स की है। ठीक है, अब आज है हमारे साथ जो इसकी इंडिकेशन है। क्या है इंडिकेशन? इस्तेमालात हम कहा करते हैं, इंडिकेशन या यूजेज। इंडिकेशन, ये याद रखना। इंडिकेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम किसी भी एलर्जिक रिएक्शन में यूज करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में, एलर्जिक रिएक्शन में, जिसको आप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरा, इस ड्रग्स का ज़्यादातर इस्तेमाल जो आपके डेल्टा कार्टेल हैं उसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो जो है आपकी उसमें किया जाता है, आपकी इस्तेमा में करते हैं। ठीक है, और दूसरी निमोनिया में, क्योंकि इस्तेमा में आपकी इन्फ्लामेशन होती है, आपकी ब्रोंक्यूल जो है कंस्ट्रक्ट होते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस लेने और निकालने में। ठीक है, निमोनिया। और तीसरा, इसकी जो यूज़ हम करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ में मोस्टली करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ में हम मोस्टली इसकी इस्तेमाल करते हैं। और एडिसन डिजीज़ में, और आपकी कैंसर जैसी ल्यूकीमिया में, क्योंकि इम्यून सप्रेसिव है ना, हम इम्यून को सप्रेस कर रहे हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमें इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स देने पड़ते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यून। और है आपकी ज़्यादातर ये जो इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में, ये इस्तेमाल करती है बाउल
डिजीज़ में, और है किडनी में भी इसकी इस्तेमाल होती है, किडनी फंक्शन के लिए, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिजीज़ होती है किडनी की, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी इसकी इस्तेमाल होती है। और इसका जो मेजर इफ़ेक्ट है 8, वो तो हम सब जानते हैं एज एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर मेजर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं जो कि इन्फ्लामेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। किसके लिए? किसी भी किस्म की इन्फ्लामेशन के लिए ये ड्रग, किसी भी इन्फ्लामेशन के लिए, इन्फ्लामेशन से होने वाली आपकी बॉडी के अंदर जो कार्डिनल साइंस हुई है, इंक्रीज हुई है, इन्फेक्शन हुई है, वो भी मोस्टली इससे कंट्रोल हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ इनकी यूजेस हैं, और भी कुछ यूजेस हैं इसकी जो हम ज़्यादातर उसमें ऑटोइम्यून डिजीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरी हमारे साथ यहाँ आ जाए, इसकी जो एडीआरस हैं वो आपको बता दूं, जो मेजर एडीआर, इनकी एडीआरस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एडीआर जो इसके हैं, एडीआरस नंबर फर्स्ट ये बता दूं आपको एडीआर से पहले कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी लीवर्स हैं, इसकी इफ़ेक्ट आपके लीवर पे भी है। आपकी लीवर्स के अंदर, इधर देख लें, आपकी जो लीवर है, ये लीवर से आपकी न्यूजेनेसिस करवाती है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस करती है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। जो नॉन शुगर पार्ट से, ग्लूकोन्यूजेनेसिस में जो नॉन शुगर, नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स होती है, जिस तरह आपकी प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इनसे ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। क्या बनाना शुरू कर देता है? ग्लूकोज। इधर देख लें, इनसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, मिकदार जो है बढ़ाने लग जाता है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। दूसरा इसका इफेक्ट लीवर पे जो है, लीवर के अंदर जो इसकी इफेक्ट है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इधर देख ले, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से मुराद यह है जो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन है, जो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन है आपकी बॉडी के अंदर, उससे ग्लूकोज की मिकदार बढ़ाने लग जाता है और ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी ग्लूकोज की लेवल बढ़ रही है बॉडी के अंदर। ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोन्यूजेनेसिस से आपकी प्रोटीन। और तीसरी इसका ये भी इफेक्ट है कि लाइपोलाइसिस भी करती है। ये पूरे का पूरा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनकी इफेक्ट होती है आपकी जो स्टेरॉयड है लीवर पे, और इनकी जो लाइपोलाइसिस भी करती हैं, लाइपोलाइसिस जो आपकी लिपिड्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन बढ़ाती है, जिससे आपकी फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होना शुरू हो जाता है। लाइपोलाइसिस लिपिड्स की ब्रेकडाउन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। अब एडीआरस में आप आ जाएं, इसकी नंबर फर्स्ट एडीआरस तो ये हो सकती है कि बॉडी के अंदर ये शुगर की लेवल बढ़ाता है। किस चीज़ की? शुगर लेवल इंक्रीज करता है, इसकी ये साइड इफ़ेक्ट है, शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। और ये भी जो शुगर लेवल के साथ साथ ये भी देखा गया है जो हमारे साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करती है, बढ़ा देता है, रीअब्जॉर्प्शन करती है। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन से आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसकी एडीआरस ये भी है कि बीपी को हाई करती है। थर्ड इसकी ये भी फंक्शन है, थर्ड इसकी ये भी एडीआरस भी हम कह सकते हैं। इसकी जो एडीआरस है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से आपकी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है।
इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट द कैल्शियम absorption from intestine। आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, उससे इनहिबिट कर देता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता और बढ़ा देता है एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। फेसिस के फॉर्म में आपकी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम की बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम अब्जॉर्ब ना हो रहा हो तो इसकी एक और इफेक्ट बोन्स पे पड़ेगी। बोन्स पे जब पड़ेगी तो आपके बोन्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकती हैं? आपके बोन्स के ऊपर जो इनके इफेक्ट हैं और इनकी वजह से जो बोन्स आपके कमज़ोर होते हैं, इनकी ये इफ़ेक्ट होती हैं कि एक तो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जब कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होती, एक तो ये इफ़ेक्ट हो सकती है कि ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो सकती है, आपके बोन फ्रिजाइल हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकती है बोन की। और दूसरी इसकी ये है, जो आपकी दो तरह के जो आपकी जो सेल है, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं, ये देख रहे हो, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, दिस इज योर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो बिल्डिंग सेल्स होते हैं। असल में ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, दीज आर प्रोमोट करते हैं बोन बिल्डिंग, प्रोमोट बिल्डिंग ऑफ बोन। अब देखो, आपकी जो स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, आपकी इस ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। जब आपकी स्टेरॉयडल ड्रग से आपकी जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं, जो बिल्डिंग सेल हैं, सेल की बिल्डिंग करती हैं, वो जब ब्लॉक हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं, तो ये आपकी सेल, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे दूसरा सेल है जिसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, दिस इज बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। जो कौन से सेल हैं ये असल में जब बोन को खाना शुरू कर देता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये इनहिबिटरी होते हैं। ये सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ये असल में ब्रेक डाउन करते हैं आपके बोन्स के। आपकी जो स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं वो इस ऑस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है, और बोन की जो फ्रैक्शन है, बोन फ्रैक्चर बढ़ाने लग जाता है, बोन फ्रैक्चर आपकी बढ़ाने लग जाता है। और ये आपकी ऑस्टियोक्लास्ट सेल के एक्टिव होने से आपकी बॉडी के अंदर आपकी ये सेल्स आपकी बोन खाना शुरू कर देते हैं, और आपको एक कंडीशन हो जाती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हम बोलते हैं। आपकी हड्डियां अंदर से खोखले हो जाती, ये क्योंकि कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन ये जो आपके सेल्स है ये नहीं छोड़ता, ताकि कैल्शियम और इधर से आपकी इंटेस्टाइन से इनहिबिट हो रहे हैं, और ये जो ऑस्टियोब्लास्ट से जो बोन फॉर्मेशन जो बोन फार्मिंग सेल्स थे
वो इनहिबिट हो रहे हैं आपके इन ड्रग्स से। तो इन ड्रग्स की जो सबसे बड़ा ADRs है वो क्या होती हैं, आपकी जो आपके बोन्स जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जैसे ऑस्टियोप्रोसिस की बीमारी होना शुरू है, ऑस्टियोप्रोसिस दिस। दूसरी बात, ऑस्टियोप्रोसिस फ्रेजाइल, आपके हड्डियाँ कमज़ोर और टेढ़े होना शुरू हो जाता है। और चौथा और पांचवा साइड इफेक्ट है मेजर, वो है कुशिंग सिंड्रोम। कौन सी सिंड्रोम? कुशिंग सिंड्रोम। इन ड्रग्स के इस्तेमाल से कुशिंग सिंड्रोम की बीमारी भी आप में हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर, आपके इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड की अक्यूमुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, आपकी जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिससे आपकी बॉडी जो है कुशिंग सिंड्रोम की तरफ चली जाती है। ये इनकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि ये शुगर बढ़ाता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराने से बढ़ाती हैं, और पोटाशियम और आपकी जो है फ्लूइड अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है बॉडी में, जिससे BP हाई हो सकती है। इनहिबिट करते हैं कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स और एक्सक्रीट आउट कर देते हैं कैल्शियम, जितने भी आप खुराक डाइट में ले रहे हैं वो एक्सक्रीट आउट, और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी आप में डाल सकते हैं, और कुशिंग सिंड्रोम जैसी बीमारी। ठीक है, ये हमारे साथ। और इनकी इनसे ये भी देखा गया है कि ज़्यादा इस्तेमाल से आपको डायबिटीज मेलाइटस में भी जो है मुब्तला कर सकती हैं, और इसकी कंट्राइंडिकेशन यही है कि आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, कंट्राइंडिकेटेड है। किस कंडीशन में कंट्राइंडिकेटेड है? इधर आ जाए, कंट्राइंडिकेटेड कहाँ लिख लूँ आपको, ये लास्ट वाला पोर्शन आपको मैं दे दूँ। कंट्राइंडिकेटेड है ये ड्रग्स आपकी बॉडी के अंदर कंट्रा इंडिकेशन है, दिस कंट्राइंडिकेशन है ये डायबिटिक मेलाइटस में, डायबिटीज मेलाइटस में। ठीक है, आपकी दूसरी बात ये है कि इसको जो है हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते न्यूनेट्स में, बच्चों में, इसको बच्चों में, ठीक है, शिरख्वार बच्चों में हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो डेवलपमेंट स्टेज होती है उनकी, उस डेवलपमेंट स्टेज को हम डिस्टर्ब करते हैं अपने इन स्टेरॉयडल ड्रग से। ठीक है, और है आप रेनल जो आपकी जो है देखा ये गया है कि हमारी जो ज़्यादातर हम जिसकी BP हाई हो, हाइपरटेंशन में भी इसको एहतियात से, या तो कंट्राइंडिकेटेड है हाइपरटेंशन में, इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और कुशिंग सिंड्रोम में आप कुशिंग सिंड्रोम में, और इस बीमारी से कुछ और जो मैं आपको ADRs बता दूं, वो है आपकी अल्सर भी हो सकती है, ये बता दूं इनसे, अल्सर भी हो सकती है इनकी ज़्यादा इस्तेमाल से, अल्सर भी हो सकती है। ठीक है, और आपकी इस तरह की बहुत सारे नुकसानात हैं इस ड्रग्स की, अगरचे, और इम्यून सप्रेसिव भी है। आपकी वुंड जो है, अगर छोटे सी इनकी ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी जो लिम्फोसाइट्स है, B लिम्फोसाइट है, इम्यून सेल्स हैं, बल्कि आपकी जो इम्यून सेल्स हैं उनकी लाइसिस भी हो सकती है, जिस तरह आपकी T लिम्फोसाइट सेल्स हैं। ठीक है, उनकी लाइसिस भी हो सकती है, और आपकी इम्यून सिस्टम बहुत कम हो सकती है, कमज़ोर हो सकता है, जो कि आपको एक छोटी बीमारी भी आपको बड़े कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जा सकती है। ठीक है, इस वजह से अगर हम इसकी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ADRs को भी देखना चाहिए, और इनकी जो ये जो है आपकी नुकसानात हैं, इसको भी देखकर फिर हम इसकी वो इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। यस डियर, यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो? Thank you, dear.